हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी लास्ट क्लास है रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप 1 पेपर 1 का एक चैप्टर है। हमने ऑलरेडी इस पे बाकी पैटर्न्स पे क्लासेस अपलोड की हुई हैं एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है पैटर्न 4 से रिलेटेड, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट पैटर्न है। अगर आपने हमारी बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, पहले वो क्लासेस आप कवर कर लेना। उस सारे क्लासेस में हमने इंस्टीट्यूट की जो मटेरियल है, आईसीआई की मटेरियल, उसके सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, एक्सेप्ट पैटर्न 4 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमने नहीं किए। अगर आप लोग को याद हो तो हमने बताया था कि पैटर्न 4 पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसमें ना तो हमारे पास पीएल दिया होगा, ना हमारे पास बैलेंस शीट दी होगी और ना ही किसी तरह की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया होगा बेटा, बहुत सारा स्टेटमेंट्स, और उस स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है? इसमें हमेशा याद रखना कि हम लोग हमेशा फॉर पैटर्न 4 डायरेक्ट मेथड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये बताया था कि अगर हम पैटर्न 1 की बात करें तो हम डायरेक्ट मेथड यूज किए थे, पैटर्न 2 की बात करें तो सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड यूज किए थे, पैटर्न 3 की बात करें तो आइदर डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड यूज किया था, एंड पैटर्न 4 की अगर बात करें बेटा तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड। अच्छा, एक चीज हम बता दें डायरेक्ट मेथड के लिए, क्योंकि बहुत बार ना बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हमने लास्ट क्लास में वैसे बताया था, बट आपने बोला कि मैम इसको थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करने के लिए, तो हम ये बता देते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड है उसमें बेसिकली कौन कौन से आइटम्स आते हैं। ठीक है, वो कहीं नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, और फिर हम लोग चलेंगे डायरेक्टली हम लोग की बुक के क्वेश्चन पे, क्योंकि पैटर्न 4 पे भी क्या हमें कुछ नया कॉन्सेप्ट बताना है? नहीं, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सब हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलो हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या कैलकुलेट करें बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं या कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो हम लोग को कवर करना। ठीक है, सेल तो लेना ही लेना है, बस इतना याद रखना कि अगर कोई कैश सेल्स दिया है तो वो लेंगे, और क्रेडिट सेल नहीं ले सकते। उधार में अगर कोई सेल हुई है तो वो नहीं ले सकते, बट अगर उधार में कोई सेल हुई है तो उसका मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ होगा, क्योंकि अगर हम मार्केट में क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा डेटर्स ने हमें दिया होगा। ठीक, और इसके अलावा अगर देखा जाए कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो हमारे इनकम्स होते हैं, इनडायरेक्ट इनकम में जनरली हमारे पास क्या आता है, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीप्ट। वो कौन सी आइटम है? वो नॉन ऑपरेटिंग है, वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। वो किसका पार्ट है बेटा? इन्वेस्टिंग का पार्ट है, तो वो नहीं लेंगे। ठीक है, अगर लिखा होता ट्रेड कमीशन रिसीव्ड तब वो लेते। तो इसका मतलब अगर कोई भी इनडायरेक्ट इनकम है, कैश, सबसे पहला कैश होना चाहिए और दूसरा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो हम लेंगे यहाँ पे। बट अगर मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता, डिविडेंड रिसीव्ड होता, तो क्या वो हम यहाँ पे लेते? नहीं, क्योंकि वो कौन सी एक्टिविटी है बेटा, वो है तुम लोगों की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ना कि ऑपरेटिंग। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हम लोग लेस क्या क्या करते हैं, देखो, अगर अगेन कैश परचेज है तो कैश परचेज माइनस कर देंगे। अगर क्रेडिट पे परचेज है तो नो डाउट आपने पेमेंट किया होगा किसको, क्रेडिटर्स को। भाई उधार खरीद रहे हो तो पेमेंट भी तो करोगे। ठीक, और उसके अलावा जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, कौन से वाले, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, जो भी आपने कैश में पे किया हो, ठीक है, वो भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट? और उसके अलावा लास्ट में हम लोग एक और आइटम लेस करते हैं, टैक्स पेड। जो भी तुमने टैक्स पे किया है वो भी यहाँ ले लोगे, एंड रिमेनिंग बैलेंस विल बी योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट मेथड की, तो बस इतना याद रखना कि अगर सेल परचेज की बात करें तो कैश सेल भी आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी आएगा। परचेज की बात करें तो कैश परचेज भी आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी आएगा। और उसके अलावा जो भी हम लोग लेंगे, पहली चीज वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, और दूसरा उसके लिए कैश रिसीव्ड या कैश पेड हुआ हो। क्लियर है? बस उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था, लास्ट में टैक्स पे कर देंगे। चलो अब बुक के क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगर बुक में देखेंगे तो सेम पैटर्न पे, मतलब पैटर्न नंबर 4 पे एक तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ था जो कि लास्ट में दिया है, और एक शायद इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिया था। आओ इलस्ट्रेशन 5 पे। हाँ, इलस्ट्रेशन 5, क्या मैम इसके लिए कोई भी लेजर वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत है? नहीं, इसके लिए किसी भी तरह का कोई लेजर वगैरह आपको बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? अगर रिक्वायरमेंट होगी
तो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। देखो फिफ्थ कह रहा है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है मेसर्स एमएनटी लिमिटेड का, मेसर्स एमएनटी लिमिटेड, ठीक है, और 2011 है ना, तो लिख दे रहे हैं, पहले फॉर्मेट बना दे रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे अपने को कोई लेजर नहीं ड्रॉ करना होता जनरली। ठीक, चलो क्वेश्चन में देखो हमारे पास 1 to 15 पॉइंट्स दिए और कहीं कुछ दिया नहीं है, ना ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग है, ना ट्रेड पेबल का क्लोजिंग है, बस बात ही खत्म। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे और उसको कंसिडर करते जाएंगे। आ जाओ बुक, यहाँ लिख दे, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, हम कौन सा मेथड यूज करें वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और ये किस में होगा बेटा, इन रुपीज। ठीक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखना कि पेन पेंसिल एक्स्ट्रा हाथ में रखना। बेसिकली पेंसिल मेरे कहने का मतलब है सो दैट हम टिक करते चले। देखो कह रहा है कंपनी ने सारे के सारे गुड्स सोल्ड किए हैं कैश पे, तो कैश सेल आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है बेटा, 30%, और जीपी दिया है 3,82,500। अगर 3,82,500 30% है तो बटा होगा इसका 30% किसका होगा, सेल्स का, तो 100% निकाल। कैश सेल्स कितनी वैल्यू है, अगर 3,82,500 ये 30% है तो 100% कितना, क्लियर। नेक्स्ट देखो फर्स्ट 2 पॉइंट हम लोग टिक कर लेंगे, हो गया। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से कितना कम है, क्या उसको कंसिडर करेंगे, नहीं, वो तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल हो गया जो कि हमें कंसिडर करना नहीं। नेक्स्ट, जब डायरेक्ट मेथड की बात करें तो वैसे भी वर्किंग कैपिटल हम लोग नहीं लेते। वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर लेस वेजेस पेड, है ना, क्योंकि हमारा एक ऐसा खर्चा है जो कि ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। नेक्स्ट, ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस सब लेस करते चलेंगे बेटा, कितना है, 75,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है, डिविडेंड पेड इसमें नहीं आएगा, बैंक लोन रीपेड इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो कौन सा आइटम है, बैंक लोन रीपेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब देखो कह रहा है कि ट्रेड पेबल ओपनिंग जो था एक्सीड द बैलेंस ऑन क्लोजिंग बाय 25,000, कैसे मतलब है, नहीं, ये तो वर्किंग कैपिटल चेंज है, और वर्किंग कैपिटल चेंज डायरेक्ट मेथड में हम लेते ही नहीं, तो कौन कौन सा पॉइंट कट कर दोगे, 8 पॉइंट कट कर दो और थर्ड पॉइंट कट कर दो कि उसको कहीं पे कंसिडर भी नहीं करेंगे, उसको तब कंसिडर करते हैं जब हम ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। ठीक है, अब आओ अमाउंट आपने पे किया है ट्रेड पेबल को 4,60,000, तो पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स कितना है बेटा, 4,60,000। देख रहे हो क्वेश्चन कितना इजी है। ठीक, वो भी हो गया। अब उसके बाद टैक्स है 65,000, वो तो हम लोग बाद में यहीं पे लिख देते हैं। हमने टैक्स कितना पे किया ये देखो, प्रोविजन कितना बना वो मैटर नहीं करता। फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला है, असेट के बारे में बोला है, वो हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर असेट के बारे में बोला है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बस खत्म, निकाल लो टोटल, देखो कितना आ रहा है, 382,500 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, ये आ रहा है बेटा 12,75,000। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 492,500, माइनस करेंगे 75,000, माइनस करेंगे 4,60,000 और माइनस करेंगे 65,000, ये आ जाएगा 1,82,500। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पता है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरे बताने लायक था, क्योंकि अगर डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ यही सारे फिगर्स चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स हमने इसीलिए कटवा लिए क्योंकि उसको कहीं पे भी कंसिडर करने लायक नहीं है। अब आओ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमने पहले ही पढ़ भी लिया कि लास्ट के जो पॉइंट्स हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। देखो कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितना है, 7 लाख, और उसको 20,000 के प्रॉफिट पे बेचा है, इसका मतलब प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 7,20,000, क्योंकि 7 लाख की तो कॉस्ट थी, 20,000 का प्रॉफिट था, हो गया। डेप्रिसिएशन कहीं कंसिडर करेंगे नहीं, और प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं 2.5 लाख का, तो पेमेंट फॉर
परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना है बेटा? 2.5 लाख। बाकी देख लो जितनी भी चीजें हैं वो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये कितना हो जाएगा? 720 माइनस 2.5 लाख, ये आ रहा है बेटा 4,70,000। तो ये 4,70,000 क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हुआ। हम उधर नहीं बना रहे, पहले इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम ऊपर ही फाइनेंसिंग बनाएंगे। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन में। देखो मेरे पास सिर्फ 2 आइटम बचा ही है, बस वो दोनों आइटम लिखते ही मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है भाई। तो ये वाला पैटर्न बहुत सिंपल है, इसीलिए हमने बोला एग्जाम में आने की इसकी जो चांसेस है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आता, आता है, बट एग्जाम में इसको कवर करने के चांसेस कम है, क्योंकि सिंपल है बिल्कुल, बहुत लेंदी इसमें कैलकुलेशन होना नहीं है। फाइनेंसिंग में 2 ही है बेटा, एक तो है डिविडेंड पे 30,000 और एक क्या है? पे किया है, ठीक है। और एक है हमारे पास बैंक लोन रीपेड 2,15,000, जिसमें 15,000 का इंटरेस्ट भी है, तो वो तो हम लोग लेते ही हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं बैंक लोन रीपेड 2,15,000। तो यहाँ पे तो कैश यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है? और कुछ भी दिया है क्या बेटा? और हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा 2,45,000। और ये क्या हो गया? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनफ्लो हो रहा है कि आउटफ्लो। पहला था 1,82,500 प्लस 4,70,000 माइनस 2,45,000, तो इंक्रीज हो रहा है 4,07,500 से। 4,07,500 से ये मेरा नेट कैश इंक्रीज हो रहा है इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड क्या करोगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है बिगिनिंग और एंड। बिगिनिंग में दिया हुआ है 2 लाख और क्लोजिंग दिया हुआ है 6,07,500। देख लो ऐड करके भी वही आ रहा है, तो ये हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है बच्चे। ये हम लोगों का था पैटर्न 4, जो कि सबसे सिंपल था। और कहीं ना कहीं सिंपल क्यों है? क्योंकि हमने पैटर्न 2 पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, इसलिए हमने बोला कि बेस हमारा पैटर्न 2 है। अगर पैटर्न 2 का सारा क्वेश्चन आप कर लोगे तो फिर पैटर्न 3 पैटर्न 4 इजी। ये कर लो, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे, इलस्ट्रेशन 11 पेज नंबर 4.95। रब कर रहे हैं इसको क्योंकि हम इधर से शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो तो लास्ट में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम वर्किंग नोट बना लेंगे और उनकी लेजर हम लोग जरूर ड्रॉ करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। क्या हम लोग को क्वेश्चन रीड करने की जरूरत है? बस इसी पेज पे दिया, पीछे नहीं दिया है। कह रहा है आपको कैश फ्लो बनाना है और ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। किसका है बेटा? गामा लिमिटेड का। कौन सा क्वेश्चन है? 11। तुम लोग भी साथ ही साथ इसको ड्रॉ कर लो। 5 मिनट का क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्रॉपर तरीके से हमने मेंशन किया था। लास्ट क्वेश्चन का भी फॉर्मेट हम तुम लोगों के लिए एकदम सफाई से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट में देखो बैंक का तो बट ऑफिस नहीं बनेगा, बट डेटा क्रेडिटर का तुरंत हम लोग वर्किंग नोट यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। दैट इज लेजर बना लेंगे, क्योंकि अगर लेजर के बारे में दिया है इसका मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर और पेमेंट टू क्रेडिटर्स हो सकता है कि क्वेश्चन में मेरे पास आ जाए। डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग देखो 45-50, इसको रफ बनाना है क्योंकि मेरे पास क्या है? वर्किंग नोट है, इसको कोई बहुत प्रॉपर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स 21-23,
डन। चलो अब एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। कह रहा है कि जो सेल है वो 135 करोड़ का है, जिसमें से 60% क्या है बेटा, कैश सेल है। 135 इंटू 60% मतलब 81। यहाँ लिखेंगे सीधे सीधे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कि अगर बात करें तो उसमें हमने पहले ही बता दिया था कि भाई अगर कैश सेल्स दिया है तो उसको तो लिखोगे। हाँ मैम। उसके अलावा डेटर्स में क्रेडिट सेल्स, यहाँ मेरे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगा ना बेटा। कह रहा है कि 135 का 60% कैश सेल है तो 40% क्या होगा, क्रेडिट सेल। देखो कितना आ रहा है, 54। इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगा ना। देख लेते हैं, प्लस 45 माइनस 50 हो 54 प्लस 45 माइनस 50। देखो 49 का आपको डेटर से कलेक्शन हो रहा है, यहाँ लिख दे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं वर्किंग नोट 1 का। क्लियर? ठीक है मैम, हो गया। फर्स्ट पॉइंट पे टिक कर लेंगे, सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे। कह रहा है परचेजेस है 55 करोड़, जिसमें से क्रेडिट परचेज है 20%। इसका मतलब सिर्फ 20% क्या होगा 55 का, सिर्फ 20% कैश परचेज है, तो यहाँ से लेस करें कैश परचेजेस कितना 11। और हमें ये पता है कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स आएगा, बट ये कहाँ से आ जाएगा, वर्किंग नोट 2 से। लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिट परचेजेस, और क्रेडिट परचेजेस कितना है बेटा 55 का 80% है ना, तो 55 का 80% कितना हो जाएगा 44 प्लस 21 माइनस 44 प्लस 21 माइनस 23, तो 42 का आपने पेमेंट कर दिया। क्लियर? हाँ मैम, ये तो पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे हम लोग माइनस कर दें 42, बस अब मेहनत खत्म। आगे देखो क्या दिया है, टिक कर लो। कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 18 करोड़ है और सैलरी पेड है 22 करोड़। यहाँ लिख देंगे रुपीज इन करोर्स, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है और एक सैलरी है, दोनों का ही पेमेंट हुआ है। हाँ मैम हुआ है, दोनों को माइनस कर दो, एक 18 है और एक कितना है 22। हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ देखोगे डिवेंचर से रिलेटेड है, नहीं करेंगे। फिफ्थ डिविडेंड पेड से रिलेटेड है, नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों पॉइंट किससे रिलेटेड है, फाइनेंसिंग से। फिर तुम लोग के पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से। देखो इनकम टैक्स पेड कितना है बेटा, इनकम टैक्स पेड 8 करोड़, माइनस कर देंगे और उसको टिक कर लेंगे। फिर प्लांट के बारे में है, प्लांट को भी यहाँ कंसिडर नहीं करना है, बस हो गया। इतना ही तो करना था। 81 प्लस 49 माइनस 11 माइनस 42 माइनस 81 प्लस 49 माइनस 11 माइनस 42 माइनस 18 माइनस 30, ये आएगा बेटा 29। ये 29 क्या है, क्रोर्स है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? ये तो हो गया। अब किसके थ्रू देखेंगे, हाँ अब है ये नेट कैश फ्लो है बेटा, ठीक है, नेट कैश फ्लो कर लेना। अब है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी हम लोगों को लेजर बनाने की जरूरत है ना, सारी इंफॉर्मेशन अगर देखोगे तो बुक में दी हुई है। आ जाओ बुक पे। कौन कौन सा पॉइंट कंसिडर करेंगे, 6 करेंगे, 7, 8 करेंगे। 6 में कह रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट जो 12 करोड़ की थी वो 2.4 के प्रॉफिट पे बेची है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, खुद वो 12 करोड़ की थी और 2.4 के प्रॉफिट पे बेचे गए, तो 14.4 हो जाएगा। और लास्ट में देखो पढ़ दे रहे, कह रहा न्यू प्लांट कॉस्टिंग 21 crores वर परचेज इन पार्ट एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड प्लांट। द बुक वैल्यू ऑफ द ओल्ड प्लांट was 12 crores, but the vendor took over the old plant at a value of 10 crores only. The balance was paid in cash to the vendor. 21 करोड़ का हमने नया एक प्लांट खरीदा, जिसके बदले 10 करोड़ का पुराना प्लांट दिया और बैलेंस हमने कैश में दिया। तो बस सिंपल सी बात है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट कितना है बेटा 21 माइनस 10, क्योंकि उन्होंने कितना कंसिडर किया 10, तो ये हो जाएगा माइनस 11। ये कितना हो जाएगा 3.4। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
अगेन नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कोई डाउट है। अब यहाँ स्पेस नहीं तो हम यहाँ बना दे रहे हैं, क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब जितना भी पॉइंट बचा है वो सब किसके लिए है बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए है। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फोर्थ है, फिफ्थ है। 4 में कह रहा है कि कंपनी ने डिबेंचर्स को रिडीम किया जो कि 20 करोड़ के हैं और 10% प्रीमियम पे, मतलब 20 करोड़ का 10% 2 करोड़, 22 करोड़ पे हमने रिडीम किया है। डिबेंचर होल्डर्स पे इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 करोड़, तो 22 करोड़ में जो हमने पेमेंट किया है, 22 करोड़ का हमने रिडम्पशन किया, तो उसमें 15 करोड़ का तो हमने डिबेंचर इक्विटी शेयर्स इशू कर दिया और बैलेंस को सिर्फ कैश में पे किया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। भाई 22 करोड़ था और 15 करोड़ का तो हमने इक्विटी शेयर इशू किया, तो सिर्फ 7 करोड़ का ही तो पेमेंट हुआ। ठीक है, लास्ट में बोला है कि डिबेंचर इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट पेड कितना है, 1.5, और लास्ट देखो डिविडेंड पेड दिया है 11.7। यहाँ पे सारा का सारा पेमेंट हुआ है, कुछ भी आया नहीं है, तो 7 + 1.5 + 11.7, तो 20.2 का आउटफ्लो हो रहा है, 20.2। ठीक है, देख लेते हैं अब। यहाँ पे 29 है, प्लस 3.4 है, माइनस 20.2 है, तो ओवरऑल कितना हो गया, 12.2 का इनफ्लो हुआ, दैट इज कैश इंक्रीज हुआ। और बैंक का देखो, मेरे पास बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है 6.0, तो ये कितना हो जाएगा 18.2। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 में बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कर लो 18.2। क्लोजिंग बैलेंस कितना आना चाहिए, 18.2 ही आना चाहिए जो हम लोग का आया है। तो इसके आगे तुम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना नेट इंक्रीज करके, कि नेट इंक्रीज हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 12.2, उसके बाद ओपनिंग था 6 और टोटल आ जाएगा 18.2। ठीक है, ये कर लोगे। अब हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराया है। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है बेटा, अभी हम इसकी नोटिंग के टाइम देंगे, हड़बड़ाओ नहीं। जो 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि वो आप प्लीज सॉल्व कर लो, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चंस रिलेटेड टू पैटर्न 2 है, वो क्वेश्चंस कर लो। अगर वहाँ पे कहीं पे भी आपको हेल्प की जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं पे भी मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो बताना, वो हम बोर्ड पे सॉल्व भी करवा देंगे। ठीक, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बस इतना सा ही था, और इसके अलावा हम आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से वो डाउनलोड करके उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हाँ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अब इसकी नोटिंग कर लो, हम टाइम दे दे रहे हैं इसकी नोटिंग के लिए। ठीक है।